नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच जो कुछ चल रहा है। अब तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, अमेरिका इसमें कूदेगा, नहीं कूदेगा। अगर हम देखें डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयान, तो उनसे एक बात तो साफ हो गई थी कि फिजिकली वो भले ही ना कूदते हुए दिखाई दे रहे हों, पर हर तरह का सपोर्ट नेतान्याहू को, इजराइल को वो दे रहे थे, हर तरह का। उसमें उपकरण भी, उसमें सलाहें भी। खुद नेतान्याहू ने अभी एक इंटरव्यू में ये कहा है कि हमारी रोजाना टेलीफोनिक टॉक्स होती हैं। तो अमेरिका पूरी तरीके से एक ढाल के तौर पर भी और बैक की तौर पर भी इजराइल के साथ और इस कार्रवाई के साथ खड़े हुए थे। लेकिन अभी जो सूचना आ रही है वो बहुत बड़ी है। एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी हम 2 सप्ताह इंतजार करेंगे। तब लोगों ने अटकलें लगाई कि 2 हफ्ते का देने का मतलब ये है कि खुद अमेरिका भी मानसिक रूप से तैयार हो जाए, अपनी तैयारियां भी पूरी कर ले, जो करनी है उसे, और ईरान पर एक मानसिक प्रेशर बिल्डअप करने में कामयाब हो, ताकि इन 2 सप्ताह में ईरान या तो सरेंडर करे या बातचीत के लिए तैयार हो, या जो इजराइल और अमेरिका चाहता है उसके लिए अपनी सहमति दे दे। लेकिन जो अभी सूचना आ रही है वो बहुत बड़ी है। उसके बहुत व्यापक और दूरगामी नतीजे होने हैं। और वो खबर क्या है मैं खुद नहीं बताऊंगा। आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, जो पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, जियो पॉलिटिकल मामलों के बहुत ही महीन जानकार हैं। आप अलग अलग चैनलों पर उनके विचारों को सुनते रहे हैं। मेरा आग्रह था उनसे और उन्होंने वो स्वीकार किया, और ओशियन नेटवर्क पर वो पहली बार आ रहे हैं। हैदराबाद से सीधे जुड़ रहे हैं उमेश अग्रवाल जी। तो उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जरा ये भी जानते हैं कि ये बड़ी खबर है क्या। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय सिया राम सर जी। उमेश जी, क्या बड़ी खबर है, क्या खुलासा करने वाले हैं? देखिए, 2-3 बड़ी-बड़ी खबरें हैं जो मुझे लग रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको ग्लोबल मीडिया ने मिस कर दिया है। अभी एक तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 14 यूएस प्लेन हैव लैंडेड विद मिलिट्री इक्विपमेंट इज़राइल के अंदर लैंड किए हैं। और आपने सुना होगा कि इज़राइल के पास जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के इंटरसेप्टर्स है, उसकी कमी आ चुकी थी। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है ये एक तरह से वापस रिप्लेनिश कर लिया गया है और यूएस एक तरह से मिलिट्री सप्लाईज़ रिज़्यूम कर रहा है अ, इज़राइल को। उससे पहले भी उन्होंने 300 हेलफायर मिसाइल्स भी दी थी, वॉर चालू होने से पहले। और जिस हिसाब से सबसे बड़ी खबर ये है कि B-2 बॉम्बर्स, जिससे बताया जाता है कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पे उस पर एक तरह से GB-57 बॉम्ब गिराया जाएगा, जिसकी जो वेट है अराउंड 13,600 किलोमीटर है, 13,600 किलोग्राम है। तो उस बॉम्ब को ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट पे गिराया जाएगा। फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट सबको मालूम है कि एक तरह से पहाड़ी इलाके में है और 90 मीटर ग्राउंड से नीचे है। वेरी वेल फोर्टिफाइड है। उधर ईरान ने बेस्ट अपने जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है S-300 सब लगा के रखे हैं। और उधर बताया जाता है कि 6 प्लेन B-2 बॉम्बर्स जो है यूएस से निकले हैं और यूएस से निकलने के बाद कुछ दूरी जाने के बाद वापस उन्होंने रिफ्यूलिंग की है। तो बताया जाता है कि उन्होंने अपने साथ वो बॉम्ब भी लेके एक तरफ से उड़ रहे हैं और अब वो जा रहे हैं गुआम के एयरबेस पे। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि जिससे गुआम है वो तो जो है इंडो पैसिफिक में है और अब उसके बाद उसको डिएगो गार्सिया भी भेजा जा सकता है। और देखिए एक तरह से जहाँ पे यूएस ने बोला था कि 15 दिन उनको चाहिए, 2 वीक्स टू 15 डेज़ चाहिए डिसाइड करने के लिए। इमीडिएटली आपने देखा है कि उन्होंने अपने जो बेसेस थे, वहाँ से बहरीन में, मनामा में अपने
जो एयरक्राफ्ट थे वो वहां से हटा चुके हैं। अपने शिप्स उन्होंने ईरान की मिसाइल की स्ट्राइकिंग रेंज में से हटा चुके हैं बहुत सारे बेसिस पे। और बताया जाता है कि उन्होंने अपने सारे जो टैंकर्स हैं, जो अपने रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं, F-16 विमान हैं, सब अभी सऊदी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे रखा हुआ है। देखिए, अब दूसरी रिपोर्ट एक और एक चीज आ रही है कि इज़राइल अपनी जो एलीट का पैराट्रूपर कमांडो यूनिट है, यूनिट 5101 शेल्डाक जो उसको बोलते हैं, वहां पे वो कमांडो फोर्स भी भेज सकता है, ताकि वो एक तरह से वहां पे बताया जाता है कि एक ग्राउंड इन्वेशन करके कुछ हजारों की तादाद में अपने कमांडर भेज के उसको वो न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी उड़ा सकता है। दोनों तरह की खबरें दोनों मीडिया में दोनों आ रही है। अब ये क्या होगा, या तो या दोनों होगा या इसमें से एक होगा, वो देखने की बात है। और B-2 बॉम्बर के अंदर बात बताई जाती है कि उसका जो बॉम्ब है, एक बॉम्ब सिर्फ 60 मीटर तक की पेनिट्रेट कर सकता है। तो अमेरिका को वहां पे कम से कम 2 बॉम्ब डालने पड़ेंगे, तभी जाके ईरान का जो फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट है, जिसके अंदर 3000 सेंट्रीफ्यूजेस है और जिसके अंदर 84% उन्होंने यूरेनियम एनरिच कर लिया है फॉर वेपन ग्रेड बॉम्ब, क्योंकि वेपन ग्रेड बॉम्ब बनाने के लिए आपको 90% यूरेनियम को एनरिचमेंट करके यूरेनियम 235 बनाना पड़ता है। तो अगर वो हो जाता है तो ईरान के पास वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ जाएगी। तो वो कुछ ही परसेंटेज से डिफरेंस है। तो कहीं न कहीं मेरा ये मानना है, ये युद्ध की समाप्ति तभी होएगी तब जब तक दोनों जो न्यूक्लियर प्लांट है, उसको एक तरह से इज़राइल और अमेरिका तबाह न कर दें। और एक और एक खबर आई है कि ईरान के जो सुप्रीमो हैं खमेनी, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया है। मतलब 3 उन्होंने सक्सेशन लाइन उन्होंने ऑलरेडी नेम कर चुके हैं। और आपने देखा है कि किस तरह से इज़राइल ईरान की लीडरशिप को टारगेट कर रहा है, ताकि लीडरशिप नहीं रहे, तो कोई उनको कमांड डायरेक्शन देने के लिए तैयार ना हो जाए। जो आपने देखा था कि फर्स्ट डे जब अटैक किया था, उनके 20 कमांडर को उन्होंने मार दिया था। तो उसके बाद इज़राइल के अंदर किसी को नहीं मालूम था, अफरा-तफरी नहीं, ईरान के अंदर अफरा-तफरी का माहौल था। और एक तरह से बताया जाता है खमेनी एक तरह से डिप्रेशन में चले गए। अब उन्होंने फ्यूचर में ये स्थिति अगर उनको कुछ हो जाता है, तो उन्होंने अपनी सक्सेशन लाइन पहले से ही जारी कर दी है। और सेकंड, जो लोग सोचते हैं कि इज़राइल और अमेरिका ईरान के अंदर एक रेजिम चेंज करा पाएँगे, उनको ये नहीं मालूम है कि ईरान के पास एक तरह से स्ट्रक्चर है, जिसमें अगर एक आदमी जाता है, तो उसका सक्सेसर ऑलरेडी वो एक तरह से प्रोसीजर है। आपने देखा होगा कि सद्दाम हुसैन और गद्दाफी जब जिनको हटाया गया, तो वो लोग एक पीपल सेंट्रिक थे, वहाँ पे वो सेकंड लाइन की लीडरशिप नहीं थी। ईरान ने गलती नहीं की, उन्होंने उनके पास आईआरजीसी है, उनके पास गार्डियन काउंसिल है, उनके पास एक प्रोसेस है, जिससे वो सक्सेसर ढूँढते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये पॉसिबल नहीं रहेगा और ईरान के पास 2 लाख मिसाइल्स बताते हैं उनके ज़ख़ीरे में है। तो और उन्होंने अभी तक अपनी मिसाइल्स अभी तक बताई भी नहीं है। और अमेरिका को भी बोल दिया है कि अगर आपने हम पे हमला किया तो 50,000 ताबूत आप रेडी रख लीजिए। तो अमेरिका भी डरा हुआ है, कशमकश में है कि वो वो इस वॉर में उतरे नहीं उतरे। और ऊपर से आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए पाकिस्तान ने नॉमिनेट कर दिया है। डोनाल्ड ट्रम्प की एक बहुत ही मन की इच्छा है कि उनको एक तरह से नोबेल पीस प्राइज़ मिले। अगर उनको उन्होंने ये बताया कि अगर ओबामा जिसने इराक को, लीबिया को, येमेन, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में बमबारी की है, उनको मिल सकता है तो उनको क्यों नहीं मिल सकता? तो आपने देखा है कि उन्होंने अपनी जो व्यथा है बार-बार एक तरह से व्यक्त कर दी है। तो मेरा ये मानना है कि अभी नोबेल पीस प्राइज़ की जो बॉडी है, वो शायद इनको दे भी दे, क्योंकि इनको समझ में आ गया है, अगर इनको नहीं दिया तो ये कहीं न कहीं वॉर चालू करवा देंगे, कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो बस यही मेरा मानना है। आपने शांति का नोबेल देने की बात कही है और आज ही इनका जो ट्रुथ पर मैसेज आया है, उस पर तो ऐसा लगता है कि अगर इनको नहीं मिला तो पता नहीं ये कुछ कर ना लें। ऐसा भी क्या है, मतलब कई बार लगता है कि ओबामा को मिला है तो मुझे भी मिलना चाहिए, और इसके लिए ये जहां जहां थोड़ा बहुत भी क्लैश हुआ, उसका श्रेय लूटने के लिए इन्होंने
मतलब ऐसी आपाधापी टाइप दिखाई है कि ताज्जुब होता है कि कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट इस हद तक भी जा सकता है क्या। अभी अ, आपके मुनीर से कहलवाया, अभी पाकिस्तान ने अधिकृत तौर पर जो है वो एक बयान जारी कर दिया, उनका नाम आगे रख दिया। इन्होंने जो अपना एक ट्रुथ पर मैसेज दिया है, उस पर पता नहीं कितने देशों के बीच में क्या क्या चल रहा था जिसका हमें और आपको भी पता नहीं है, जो लगातार इसमें रहते हैं चर्चाओं में और चर्चाएं करते रहते हैं। उनके भी नाम इन्होंने गिना दिया कि ये मैंने कराया, और भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर भी कराया। फिर रिपीट कर दिया मोदी जी के मना करने के बावजूद कि हमने आपको मध्यस्थ नियुक्त किया ही नहीं, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं। इसके बावजूद इतना ज्यादा डेस्परेट। देखिए, ये एक तरह से डिक्टेशन देने वाले हैं कि उन्होंने एक तरह से धमकी दे दी है नोबेल पीस प्राइज कमिटी को कि आप मुझे पीस प्राइज दे दीजिए, और ऐसा भी हो सकता है कि ये नोबेल पीस प्राइज को बाद में बोले कि इसको ट्रम्प पीस प्राइज कर दीजिए। तो कोई भरोसा नहीं है इनका। तो जैसे आपने देखा है कि गल्फ ऑफ मेक्सिको को इन्होंने गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया था, तो ये अभी कुछ भी कर सकते हैं। और इनका क्या है, टाइम अच्छा है, नेक्स्ट ईयर नवंबर 2026 तक, जब तक अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन नहीं होते हैं, तो आप ऐसी और भी इनकी सनक हमको सहना पड़ेगा, क्योंकि अब इनके पास एब्सोल्यूट पावर है। नवंबर 2026 के बाद मोस्ट लाइकली ये एक तरह से हार जाएँगे, और उसके बाद ये तो एक तरह से को समझ में आएगा गवर्नेंस का। जब हर 2 साल में होने वाले चुनाव में इनको सीनेट या कांग्रेस में थोड़ा दिक्कतें आएंगी, आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, जी जी जी। तो ये बताइए कि अगर ये B2 से वो काम हो जाता है जिसकी प्रतीक्षा इजराइल कर ही रहा है, और इजराइल ने इस बीच काफी मार खाई भी है। ऐसा नहीं है कि वो केवल उनके कमांडर मार रहा है या परमाणु वैज्ञानिक मार रहा है या उनकी लीडरशिप को हिट कर रहा है, बल्कि खुद इजराइल पर भी काफी अटैक हुए हैं और काफी नुकसान इस बार उसको उठाना पड़ा है। बल्कि बहुत सारे लोग तो जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम, उसको लेकर के भी अब सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक साथ 50-50 या 100-100 मिसाइलें दागेंगे, क्रूज मिसाइलें या दूसरी, तो उनको कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम कितनी हद तक रोक पाएगा। 100% तो नहीं रोक सकता। लेकिन अमेरिका अगर ये सब चाहता ही था जो इजराइल कर रहा था, तो अमेरिका ने इतनी देर क्यों की इसमें सक्रिय रूप से मदद करने में या उतरने में। देखिए, आज 8 दिन या 9 दिन हो चुके हैं लड़ाई के लिए। 13 एवरी जून डे को पहला अटैक हुआ था, 13 हाँ, जून को 13 पहला। जून को हुआ था, तो 9 दिन, तकरीबन आज 9वाँ दिन है। एवरी डे इज़राइल को $750 मिलियन का एक तरह से खर्चा हो रहा है, और उनकी जो इंटरसेप्टर मिसाइल है, वो महँगी है। मतलब आप समझ लीजिए एक-एक इंटरसेप्टर की कॉस्टिंग अराउंड $1 मिलियन से प्लस है। जबकि ईरान का जो रॉकेट है, जो उनका सबसे हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसकी जो कॉस्टिंग है $200,000। देखिए फ़र्क कितना पड़ता है, मतलब उनकी बेस्ट मिसाइल का भी दाम $200,000 है, जबकि एक बेसिक इंटरसेप्टर इज़राइल का, उसका जो जो कॉस्टिंग है $1.2 मिलियन है। और ये पूरा जो वेपनरी है, अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, भले ही वो थाड हो या डेविड स्लिंग हो या एरो 2 हो, एरो 3 हो, ये पूरा अमेरिका दे रहा है। अमेरिका को वही चाहिए कि एक तरह से जितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाता है, उतना ही ज़्यादा उनका वेपनरी सेल्स होगा। और सेकंड, ऐसा है कि आपने बताया बरोबर है कि इज़राइल ने भी इस तरह से नुकसान खाया है। उधर उनका जो साइंटिफिक जो बिल्डिंग था, वीज़मैन इंस्टीट्यूट, उसके ऊपर अटैक हुआ, वो कंप्लीटली ध्वस्त हो चुका है। इज़राइल के स्टॉक एक्सचेंज, उनके डायमंड बोर्सेस, उनके जो कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट है, उसकी बिल्डिंग को भी उन्होंने हमला किया है, और एक तरह से उसको भी एक तरह से बिल्कुल लेवल डाउन कर दिया है। वहाँ पे जो मोसाद हॉस्पिटल, मोसाद के हेडक्वार्टर पर भी हुआ। नौशाद के हेडक्वार्टर पे भी हुआ है, हॉस्पिटल पे भी हुआ है। तो अब क्या हो रहा है कि आज अमेरिका की सप्लाई उधर से आई है।
अमेरिका चाहता है कि ये वॉर जितने दिन तक चल सकता है उतने दिन चलाओ, जितना ज़्यादा चलेगा, उतना ही उनके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए ये फ़ायदेमंद है। और एक तरह से दोनों जब एक-दूसरे में वीकेंड हो जाते हैं, आपको मालूम है जब 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी उन अमेरिका ने जानबूझ के बॉम्ब डाले थे, जबकि जापानीज़ मोनार्की उस समय सरेंडर के लिए रेडी हो गई थी। फिर भी एक तरह से स्टेटमेंट करने के लिए अमेरिका ने दोनों सिटी को बॉम्ब की, मतलब एक सिटी नहीं, दोनों सिटी पे की। तो ताकि जापान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ सके। इसी के कारण आप ये देखेंगे कि अमेरिका अभी भी चाहेगा कि वो बॉम्ब करने की कोशिश करेगा, जब ईरान एक तरह से कमज़ोर हो जाता है। इज़राइल उसको हमला करेगा, ईरान के वो इज़राइल के ऊपर हमला करेगा। और जब फाइनल असॉल्ट करने की बात आ गई, तब अमेरिका क्या करेगा, बॉम्ब डाल के विक्ट्री क्लेम कर लेगा, जिसमें अमेरिकन फोर्सेस को इतना हताहत ना हो, जबकि सिविलियंस दोनों के मर रहे हैं। तो ये अमेरिका की सोची-समझी कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट उमेश जी क्या होने वाला है? जो कुछ ईरान में तबाही हम होते हुए देख रहे हैं, B-2 अगर जिस दिन उड़ेगा और जिस दिन वो अपना काम फ़ोर्दो में करेगा, उसके बाद ज़ाहिर है केवल फ़ोर्दो नहीं, नतान्ज में भी, तेहरान में भी सुनते हैं, एक आध और जगह, कम से कम 6 जगह तो है उसका ये परमाणु ज़ख़ीरा जहाँ पर ये सब चल रहा है। तो सभी जगह तबाह करने के बाद क्या सिचुएशन होगी और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जहां-जहां ईरान से सप्लाई होती है क्रूड वगैरह की, वहां पर भी? देखिए, सबसे पहले मेरा ये मानना है कि सिर्फ़ वो डिस्ट्रॉय करेंगे फ़ोर्दो न्यूक्लियर प्लांट, क्योंकि कल रशिया ने वार्निंग दे दी है। अगर आपने बुशहर के न्यूक्लियर प्लांट पे हमला किया, तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे रशिया के 200 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और वो रशियन मैनेज, रशियन ऑपरेटेड न्यूक्लियर प्लांट इन ईरान है। यहाँ तक ऐसी बात है कि जो उधर का न्यूक्लियर वेस्ट भी निकलता है, वो रशिया उसको अपना मैनेज करता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि कल इज़राइल ने मिस्टेकनली बोल दिया, तो रशिया ने कड़ी निंदा की है, इमीडिएटली इज़राइल ने उसका क्लैरिफिकेशन दिया था। तो अगर एक कोई कंट्री से इज़राइल ज़्यादा डरता है इस वर्ल्ड में, वो व्लादिमीर पुतिन से डरता है और रशिया से डरता है। तो आप समझ जाइए। सेकंड, भारत के ऊपर देखिए, आज उन्होंने भारत के 1000 जो यात्रियों को उन्होंने अलाउ किया एयर स्पेस से इवैक्यूएट करने के लिए। सेकंड, आप ये देखिए, इज़राइल ने छापार पे जो पोर्ट है उसके ऊपर हमला नहीं किया है। ईरान ने हाइफा पोर्ट के ऊपर हमला नहीं किया। तो इसका मतलब ये देखिए कि भारत इंश्योर कर रहा है कि दोनों जगह उसके जो इंटरेस्ट है उसको एक तरह से डैमेज ना हो। क्योंकि चाबार पोर्ट जो है, जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है रशिया की तरफ से, उसको एक तरह से ऑपरेशनलाइज़ करने वाला था भारत। और या कर चुका है या इसके ऊपर काम और बढ़ने वाला था। और इज़राइल का जो हाइफा पोर्ट है, वो आईमेक के लिए वेरी मच इम्पोर्टेंट है। तो कहीं न कहीं आप ये देख रहे हैं कि भारत ने अवॉइड किया है कि दोनों कंट्रीज़, भारत के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स है दोनों कंट्रीज़ में, उसके ऊपर हमला ना करें। ये मेरी तरफ से एक तरह से बहुत बड़ी कूटनीतिक विक्ट्री है भारत की। और दोनों के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं। इज़राइल के साथ हमारे डिफेंस ताल्लुकात अच्छे हैं और ईरान के साथ हमारे इकोनॉमिक ताल्लुकात अच्छे हैं। और मेरा ये मानना है कि भारत ने जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी जो रख रखी है, इट इज़ बेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। हमने देखा है कि आज ऑपोजिशन लीडर सोनिया गांधी जी ने एक तरह से पत्र लिखा है, तो मेरा ये मानना है कि वो एक नेहरूवियन एरा में जी रही है और वो ब्लंडर्स कर रही है। और मेरा तो ये भी मानना है कि ये लेख उन्होंने लिखा भी नहीं हो सकता है। ये ज़बरदस्ती उनके नाम से छपवाया गया है। और भारत सरकार, मोदी सरकार ने जो काम किया है, उसको हम एक तरह से वी कैनॉट डिस्काउंट कि बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने। और आपने देखा है कि कैसे जो उधर से जो लोग आए हैं वो मुसलमान ही हैं। और भारत के अंदर आपने ये देखा है कि कैसे ये कम्युनिटी हमेशा मोदी जी को एक तरह से आंसरेबल रखती है। और आज हमने एयरपोर्ट पे देखा है कि कैसे उनको प्रेज़ किया जा रहा है। वो एक तरह से बहुत बड़ी बात है। इसमें मोदी जी ने जो बताया था कि उनको मालूम है कि इस कम्युनिटी से उनको वोट मिलने वाले भी नहीं है।
पर वो भारतीय हैं, इसके लिए उन्होंने एक तरह से उनके हेल्प के लिए जो भी कार्रवाई करनी थी वो उन्होंने किया। ये बात मैं बताना चाहूंगा लोगों को। उमेश जी, अब आते हैं जरा इस पर। ये आजकल पाकिस्तान के प्रति डोनाल्ड ट्रंप का इतना लाड़ प्यार क्यों उमड़ रहा है? उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान को बहुत प्यार करता हूं। इतना प्यार ये अपने पहले टर्म में करते हुए दिखाई नहीं दिए थे। ये जो इस समय जरूरत है पाकिस्तान की ईरान में, इसलिए ये प्यार उमड़ रहा है या और कोई वजह है? देखिए, इसका थोड़ा मैं एक मैं बताना चाहूंगा। कुछ महीने पहले अमेरिका में डेमोक्रेसी एक्ट आने वाला था, जिसमें बताया गया था कि आसिम मुनीर के वीजा वो फ्रीज कर देंगे, स्क्रैप कर देंगे, और उनके जनरल का जो इन्वेस्टमेंट्स है अमेरिका में, उसको फ्रीज कर देंगे। उसके बाद आपने इमीडिएटली देखा कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल फॉर्म हुआ, और ट्रम्प की कंपनी थी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, उसके अंदर दोनों ट्रम्प के बेटों का 60% स्टेक है। और वकारी जिटकॉफ, जो उस कंपनी के प्रेसिडेंट है, सीईओ है, वो एक तरह से आसिफ मुनीर को मिले। जकारी विटकॉफ स्टीव विटकॉफ के बेटे हैं, और स्टीव विटकॉफ लेजेंडरी बिलियनर बोलते हैं, और ट्रम्प साहब के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और वो मीडिएशन कर रहे हैं बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। और उसके बाद आपने देखा है कि मेरा ये मानना है कि एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी जो है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, वो एक तरह से पैरेलल मनी लॉन्ड्रिंग एक्सचेंज खोल रही है क्रिप्टो के बहाने, जिसमें पाकिस्तान के जो करप्ट एसेट्स हैं, जो करप्ट जनरल्स है, वो चाहे तो अमेरिका को में इन्वेस्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस क्रिप्टो एक्सचेंज, ताकि एफएटीएफ का जो ओवरसाइट है उसके ऊपर आ ना सके। सेकेंड, आपको ये भी मालूम है कि आसिफ मुनीर को बोल दिया गया है कि आपके जितने भी बेसिस हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। थर्ड, हमको एक तरह से जासूसी करने की इजाजत मिल जाए ईरान के अंदर। और आपको ये भी बता दूं, जो रिकोडिक माइन है बलूचिस्तान में, जिसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा है, वो उसने ऑफर कर दिया है अमेरिका को। तो ये सब चीजें अमेरिका उससे ले रहा है। और फिफ्थ, उन्होंने ये भी बोल दिया कि आप ईस्टर्न ब्लॉक में नहीं जा सकते, जहाँ पे रशिया और चाइना है। अब आपको ये बता देता हूँ कि उसके बाद आपने देखा कि कैसे आसिफ मुनीर मिलने गए थे, और उन्होंने नॉमिनेट भी किया है ट्रम्प को फॉर द नोबेल पीस प्राइज। और आज एक खबर आई है कि एफएटीएफ के अंदर रिपोर्ट्स आई है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान को उन्होंने निंदा भी की है, और उन्होंने एक्नॉलेज किया है जो 26 हिंदू सैलानियों को मारा गया था पहलगाम में, वो फंडिंग पाकिस्तान के थ्रू हुई है। सेकेंड, भारत ने एक तरह से एक जखीरा पकड़ा था, आपको ध्यान होगा, 3-4 साल पहले, जिसमें बताया जाता है उसके अंदर जो मोटर्स है वो डुअल यूज के लिए हो सकते हैं। और बताया जाता है कि पाकिस्तान ने ये शायद अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ईरान को सपोर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं जहां पे हमने देखा है कि जैसे आईएमएफ की फंडिंग पाकिस्तान को मिली थी 2.4 बिलियन डॉलर्स की, एडीबी की मिली थी 800 मिलियन डॉलर्स की, वर्ल्ड बैंक ने 10 साल के लिए 40 बिलियन डॉलर्स जो दिया है, वो सब बंद हो जाएगा अगर एफएटीएफ ने इस पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। अब क्या होगा, आप ये देखेंगे, एफएटीएफ की मीटिंग लास्ट वीक हुई थी, अब एफएटीएफ की मीटिंग वापस अगस्त में होगी, उसके बाद अक्टूबर अक्टूबर में होगी। और मोस्ट प्रोबेबली अगर भारत सरकार अपना अगर पक्ष बरोबर लगता है, तो एफएटीएफ में पाकिस्तान की वापस एंट्री पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। इससे पहले भी 2018 में पाकिस्तान को एफएटीएफ में रख दिया गया था, फिर 2022 में वो हट गए थे, उधर से उनको निकाल लिया गया था। अब अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा, पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, जहाँ पे उनके रिएक्टर्स है, हेवी वाटर रिएक्टर्स है, और जो भी उनके जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स है उसके ऊपर ओवरसाइट रखेगा। आईएईए के जो ऑफिशियल्स है वो जाके उधर बैठेंगे। और सेकेंड, अगर पाकिस्तान नहीं माना तो उसके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे एफएटीएफ के। और थर्ड, आप ये भी देखेंगे कि इसके बाद पाकिस्तान का डीन्यूक्लियराइजेशन भी चालू हो जाए। मेरा ये मानना है, ये इनडायरेक्ट काम किया जा रहा है अमेरिका के थ्रू, जिसमें जिसमें पहले जो उनके करप्ट जनरल्स हैं उनको एक तरह से एक पूरा मतलब एक तरह से उनको एक सिस्टम बना के दे दिया है कि आप अपने देश को लूटो और अमेरिका में इन्वेस्ट करो।
और अपने देश को बेच डालो, बाद में हम इनके न्यूक्लियर एसेट्स हम तुम्हारे यहाँ से हटा देंगे। ये मेरा मानना है। अब दो चीजें हैं उमेश जी। नंबर एक, हेड ऑफ द स्टेट को ही व्हाइट हाउस बुलाया जाता है, मिलिट्री चीफ को तो नहीं बुलाया जाता, भले ही वो फील्ड मार्शल हो गया हो। एक तो ये फाउल किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि उन्होंने आर्मी चीफ को बुलाया है बातचीत करने के लिए। चलो, हो सकता है आप ये मानते हो कि वही पावरफुल है, हो सकता है आप मानते हो सत्ता का वही केंद्र है, वही नियंत्रित कर रहे हैं सब कुछ। नाम के ही प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान में, और ये हकीकत भी है, ये सब जानते भी हैं। लेकिन थोड़ा एक पर्दादारी तो होती है। और अगर आपने बुला ही लिया था, कुछ आपको अपना साधना था, उनके जरिए कुछ गारंटी लेनी थी, धमका कर, सटका कर, समझा कर, तो कम से कम ये तो करते कि उनके साथ कोई एक तस्वीर ही निकाल देते, कोई वीडियो वगैरह ही आ जाता। एक भी तो वीडियो नहीं, एक भी तो तस्वीर नहीं। ये सम्मान दिया है या बेइज्जती की है? देखिए, इसमें सम्मान और बेइज्जती की बात ही नहीं है। इसमें तो एक क्या है कि मैं ये बताऊंगा कि फ्रंट मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप को खुदा ए पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया है। मतलब आप पाकिस्तान के रहनुमा बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। और जिस हिसाब से उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं, वो एक तरह से बोलते हैं ना, जो मंत्री होता है, चपरासी होता है, वैसा उसकी मैं उसको ये बता सकता हूँ। उसकी जो इज्जत अफ़ज़ाई है, किसी चपरासी की होती है, वैसे कर किया है। और ये जो आज मार्को रूबियो ने बात की है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से, तो शहबाज शरीफ भी बिछे हुए मिले, बड़ी प्रशस्ति की है ट्रंप की और रूबियो की कि आप लोगों ने संघर्ष विराम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, पाकिस्तान बड़ा आभारी है जी आपका। बस अब एक काम और करवा दो कि हमारी भारत से बातचीत करवा दो। हम जम्मू कश्मीर पर भी, हम सिंधु जल समझौते पर भी, हम आतंकवाद पर भी, हम हर चीज पर भारत से बातचीत करना चाहते हैं। पर क्या अब अमेरिका इस कंडीशन में है? इतने देखिए, भारत में झूठ बोलने के बाद कि साहब हमने ये करा दिया, हमने वो करा दिया, और मोदी जी के इनकार करने के बावजूद, उनके मुंह पर इनकार करने के बावजूद, अब ट्रंप प्रशासन भारत से कहेगा कि भाई आप पाकिस्तान से बात कर लो। और भारत का स्टैंड तो बहुत क्लियर है, आतंकवाद खत्म करिए, उसके बाद हम पीओके पे बात करेंगे, जम्मू कश्मीर पर बात नहीं करेंगे। और सिंधु जल समझौते पर भारत अभी नाम ही नहीं ले रहा बात करने का। देखिए, भारत ने तो क्लियर कट बोल दिया कि सिंधु जल का जो पूरा पानी है वो राजस्थान जाने वाला है। पाकिस्तान को एक बूंद नहीं मिलने वाला। इसके लिए हमने कैनाल और बैरेजेस जो भी है, हमने स्टार्ट कर दिया है वॉर फुटिंग पे। काम भी स्टार्ट हो चुका है, एलोकेशन भी चालू हो चुका है। सबसे पहले काम वही किया है। देखा जाए तो ये भारत का एक हाइड्रो बॉम्ब जैसा है। जब इसमें पाकिस्तान को जब पानी की जरूरत पड़ती है, तब हम उनको नहीं देते हैं। जब उनको नहीं चाहिए, तब हम उनको देते हैं। जिसके कारण उनकी कपास की खेती खत्म हो चुकी है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम हो चुका है। वहाँ पे एक तरह से इकोनॉमिकल फॉल आउट हमने देखा है, क्योंकि 25% पाकिस्तान इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन इंडस वाटर। और अराउंड 34% उनका जो एम्प्लॉयमेंट है, वो इंडस वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। 90% इरिगेशन इंडस वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। 70% उनका ड्रिंकिंग वाटर इज डिपेंडेंट ऑन इंडस वाटर। ऊपर से न्यूक्लियर प्लांट्स जो भी जितने भी है, वो पंजाब प्रोविंस में है। और पंजाब प्रोविंस में वो लोग भी इंडस वाटर के पास में ही है, जिसमें ये बिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर चाहिए उसको कूल करने के लिए। वो भी एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। और ये इसको मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया। सबसे बड़ी समस्या ये है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान को अब समझ में आ गया है कि भारत से बातचीत करने की जरूरत है। और भारत ने तो क्लियर कट बोल दिया, अगर फ्यूचर में अटैक होता है, इट विल बी कंसिडर्ड एज वॉर। और अभी हमने सीज फायर नहीं किया, इट इज सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी। मतलब हमने अभी तक गोलाबारी नहीं की है। बस एक ही चीज है, मोदी जी ने बोल दिया या तो रोटी खाओ या गोली खाओ। ठीक है, वो क्लियर कट बात में बोल दिया है। और भारत बात ही नहीं कर रहा है। मतलब पाकिस्तान का कोई वजूद ही नहीं है इंडिया के सामने। इंडिया ने उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा कर दिया। अब पाकिस्तान चाहता है कि उसको तवज्जो मिले, उसको ये मिले। वो चाइना जा रहा है, वो अजरबैजान जा रहा है, टर्की जा रहा है, यूएस जा रहा है।
पर सबको मालूम है कि ये आ गया तो भीख मांगने आएगा। तो इसके लोग जो समझते हैं इनके जो जनरल है वो करप्ट है। तो अमेरिका ने क्या किया, अपना इंटरेस्ट साध लिया। मैं ये जानता हूँ। और ट्रम्प कोई भी गलत काम नहीं किया है, भले ही लोगों को लगता है, बट उन्होंने जो भी काम किया है उसके अंदर अमेरिका की जनता को फायदा है, अमेरिका का फायदा है। और एक तरह से आप ये देखेंगे कि अब जिस हिसाब से एफएटीएफ का जो फंदा उनके गले में डाल दिया है पाकिस्तान में, तो ट्रम्प उसको एक तरह से अपने हिसाब से यूज करेंगे। और आप सोचिए ना कि कल नोबेल पीस प्राइज की बात हुई और इमीडिएटली एफएटीएफ की बात आ गई। तो डोनाल्ड ट्रम्प भी जानता है कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। भले ही वो बेवकूफ दिखता है, पर बेवकूफ है नहीं। उसको भी मालूम है कि 33 बिलियन डॉलर्स रख के इन्होंने ओसामा बिन लादेन को एक तरह से शह दी थी। सब मालूम है उनको। तो अपना काम निकालने के लिए वो काम कर रहे हैं। उनको चाहिए वहां से रेयर अर्थ मिनरल्स और एक स्ट्रेटेजिक बेस चाहिए वहां पे। जिस दिन वो काम हो जाता है, पाकिस्तान को कोई पूछने वाला भी नहीं। इस बार आप देखेंगे पाकिस्तान को लात मार के निकालेंगे। पाकिस्तान कभी भी डबल गेम नहीं कर पाएगा। अगर हम इन सारी सूचनाओं को बिल्कुल सटीक माने और होती ही हैं जो उमेश जी बता रहे हैं, तो अगले कुछ दिन में हम ईरान में बहुत बड़ी कार्रवाई देखेंगे। और मुझे लगता है कि ये युद्ध बहुत लंबा खींचेगा नहीं, जल्दी ही ये समाप्त होगा, जल्दी ही खत्म होगा। सबकी निगाह इस पर रहेगी। उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जय नमस्कार। श्री जय श्री राम।